which is the most common site of sickle cell crisis pain? सर इसके ऑप्शन पड़े हैं ना, इसमें जो ना यूजुअली बोन्स में और जॉइंट्स में जो है ना वो पेन होता है, तो मैंने कहा पहले इम्तिहान ही ले लूं मैं वाइवा वालों का। मैंने मेरा तो पता नहीं कब होता है, लेकिन मैं पहले ले लूं। सबसे कॉमन जगह जो है ना होती है वो जॉइंट्स में, बोन में होती है। लोगों का आंसर जो मेजोरिटी का होगा ना वो इसमें चेस्ट सिंड्रोम रहेगा, लेकिन चेस्ट यहाँ पे कैच क्या है, कॉमन। तो चेस्ट सिंड्रोम इज नॉट कॉमन, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो आएगा ना वो एब्डोमेन है। जो एब्डोमिनल पेन होती है ना वो भी सिकल क्राइसिस में होती, ठीक है। और क्योंकि पाकिस्तान में हम लोगों ने कभी ये सिकल सेल डिजीज बहुत कम कॉमन है, मतलब पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है ना। सर एक्चुअली जो है ना, मेरे को थोड़ा सा आप इजाजत दें तो एब्डोमिनल में ना एक्चुअली बड़े बच्चों में और वो इस्कीमिया की वजह से पेन होता है, और मे बी रेफर्ड हो थ्रू रिब्स से ना। और एक्यूट एब्डोमेन की भी पिक्चर होता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट एट टाइम्स को डिफरेंशिएट करें एक्यूट एब्डोमेन को और एब्डोमिनल पेन बिकॉज ऑफ सिकल सेल डिजीज। तो मोस्ट कॉमन इज द बोन्स एंड जॉइंट्स। बिल्कुल ऐसा ही है। और चेस्ट में भी हो सकता है, जो चेस्ट सिंड्रोम जो ना एक्यूट पेन चेस्ट पेन जो होता है वो भी चेस्ट में भी हो सकता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो बोन्स एंड एब्डोमेन जॉइंट्स पेन, सॉरी जी। तो अच्छा, कल के बारे में कोई क्वेश्चन? सर दूसरा क्वेश्चन अभी रहता है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन क्या था बोला? So which statement best describes the typical clinical presentation of acute chest syndrome in patient with sickle cell disease? हाँ, ये क्वेश्चन देखा है आप लोगों ने? इसमें ऑप्शंस बोलें जरा। चेस्ट पेन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ विदाउट फीवर अल्फा। बीटा कह रहा है कि हाइपोक्सिया विथ नो अदर क्लिनिकल साइंस। सी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड wheeze. D fever and bilateral infiltrates on chest x-ray. E fever, chest pain and lobar infiltrates on chest x-ray. अच्छा, अब ये कौन देगा भाई आंसर इसका? मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं सर। सर ये आसान है सर, ये वाइवा के कैंडिडेट है। वाइवा में ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते अंकल, ये पास करो ना एफसी वाइवा। सर ये एमसीक्यूज पास करके आए मैं, माय पॉइंट इज दिस, ठीक है, नहीं पूछी जाते लेकिन पास करके आए ना। बहरहाल इस जिसका काम होता है ना उसको होता है। बहरहाल ये एक बड़े मजे की चीज है कि एमसीक्यूज की जो नॉलेज जितनी डेप्थ में इंसान को चाहिए होती है ना वो, और प्लस अगर आप वाइवे दोनों को अगर आप कॉम्बिनेशन करें तो आपकी ऐसी तैयारी होती है। एफसीपीएस का ऐसे ही नाम नहीं है। एफसीपीएस का सिस्टम है, आप जो मर्जी बुरा भला कहें, ठीक है। एफसीपीएस का इम्तहान देते हुए ना पता चलता है, यकीन करें। और अगर आप इंटरनेशनल एग्जाम से इसको कंपैरिजन करें तो आप यकीन कीजिए कि इंटरनेशनल एग्जाम इज मोर मेथोडिकल, एफसीआई आरिश फेलोशिप इज मोर मेथोडिकल, लेकिन एफसीपीएस से ज्यादा मुश्किल नहीं है मेरे हिसाब से। हर बंदे की अपनी होगी। एफसीपीएस के अंदर हाँ ये होता है कि थोड़ा सा कुछ लोगों का फ्रैंकली स्पीकिंग तुक्का लग जाता है फॉर सम रीजन, लेकिन यूजुअली जो है ओवरऑल आप किसी भी चीज को जब एवेलुएट करते हैं तो उसके अंदर मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को देख के ओवरऑल एफसीपीएस इज मच मोर डिफिकल्ट एग्जाम, ठीक है। तो मेरा आंसर तो भाई अल्लाह में इज्जत रख ले, मेरा आंसर पता नहीं सही होगा या गलत होगा, बाकी के लोगों से कुछ पूछें फिर मैं बताऊंगा मुझे क्या लग रहा है। सर एनोनिमस से पूछ लें जी, कोई रेड है। कौन बताएगा भाई ये? जी बताइए, आपने हैंड रेस किया है। देखें इसमें आप इसको अलग अलग देखें, पहले ऑप्शन को देखें, क्या इसमें फीवर होगा या नहीं, पहला तो कैच ये है। सर होगा फीवर, ठीक है, तो फिर अगर फीवर होगा तो ऑप्शन ई है आंसर, ठीक है। सर एडल्ट्स में फीवर के साथ प्रेजेंट नहीं करता एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम। अच्छा, तो यस, उसमें सर लोअर लोबार इन्फिल्ट्रेट्स होते हैं, चेस्ट पेन होती है।
and shortness of breath with hypoxia. तो ये फिर ए ऑप्शन है। अजहर आंसर क्या है की में? Yes sir. आई एम सॉरी मैम, मैं आपसे एग्री नहीं करता, ना ही जो मैंने ये जो ट्यूटोरियल है ना उसी का ही एमसीक्यू है और उसी में एग्जैक्टली लिखा हुआ है कि फीवर हो सकता है। आप कहते हैं तो मैं वो ट्यूटोरियल के ना, आप खुद भी देख सकते हैं ट्यूटोरियल के वो लाइन जो ना कॉपी करके मैं आपको चेस्ट देखें, उसमें एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम में पढ़ रहा हूँ। दिस इज डिफाइंड एज फीवर मोर देन 38.5, respiratory distress, chest pain and appearance of new lobar inflates on chest X-ray। इसकी पहली दो लाइन है। वो बात आपकी ठीक है सर। एक्चुअली ना मैंने जो आर्टिकल पढ़ा है ना उसमें दो चीजें डिफाइन हुई हैं, एडल्ट्स में अलग है और बच्चों में अलग है। बच्चों में उन्होंने लिखा हुआ है कि वो फीवर के साथ प्रेजेंट करता है, बट एडल्ट्स में इसकी एटिपिकल प्रेजेंटेशन होती है और फीवर लेस लाइकली होता है। बट अगर आपने कोई ट्यूटोरियल, मैं इसमें आपको ना इसमें करूंगा कि देखें, याद रखें बात कि कुछ चीजें ना बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। अजहर इसका आंसर क्या ई है? सर ई है वो टिपिकल उसमें ये जो है ना। मेरी बात सुने, देखें एक मैं आप मेरे बोल बता देते। देखें इसमें चक्कर ये होता है ज़ैनब के एमसीक्यूज इसीलिए गलत होते हैं। चक्कर ये होता है कि आप लोग ना पहले जब आप पढ़े ना, जब आप एमसीक्यू पढ़ें तो आप सबसे पहले ज़हन में ये रख लें कि वहां पे लाइनों के पीछे ना भागे, ठीक है? यही प्रॉब्लम होती है मॉर्गन में भी, यही मसला होता है, या कहीं किसी भी सोर्स की आपने वर्शिप नहीं करनी। मुझे बताएं लॉजिकली कहीं पे भी अगर इन्फेक्शन हो, लोबार इन्फिल्ट्रेट हो, फीवर होगा या नहीं होगा? फीवर होगा। थैंक यू वेरी मच। बस ये इतनी सी बात, समझ आ गई बात? तो फीवर अगर होगा तो आप ऑप्शंस को देखें। अगर ये ग्रुप में शेयर हुआ है सब ग्रुप में, अब आप देखेंगे इसके अंदर फीवर के ऑप्शन ऊपर वाला निकल गया, दूसरा भी निकल गया, तीसरा भी निकल गया, चौथा भी निकल गया क्योंकि पेन होती है। तो ये तो आंसर इसका चीख के बोल रहा है कि ई आंसर है इसका, ठीक है जी सर। देखिए एमसीक्यू करने के लिए ना आपको वो मेरे दोस्त ना मुझे मजाकन कहते थे उस जमाने में जब मैं पढ़ रहा था, तो हाँ एमसीक्यू को सूंघना चाहिए एमसीक्यू को सूंघना चाहिए। लाइक ये मजाक में मैं सही बात बता रहा हूँ कि एमसीक्यू के अंदर जो अल्फाज होते हैं ना, वो एक एक लफ्ज आपको क्लू दे रहा होता है, या वो आपको क्लू दे रहा होता है या वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उससे क्लू से डिस्ट्रैक्ट हों या आप उसमें आंसर ढूंढें, ठीक है? अच्छा, तो बेसिकली सिकल सेल डिजीज से हम स्टार्ट करेंगे। कल हम लोगों ने एनीमिया की बेसिक्स कुछ पढ़ ली थी, तो उससे आगे सिकल सेल, व्हाट इज सिकल सेल डिजीज। अब कोई मुझे खुदा के लिए बुकिश डेफिनेशन नहीं सुनानी, आपने मुझे कॉन्सेप्ट बताना है कि सिकल सेल होता क्या है। कौन बताएगा? सर सिकल सेल जो है ये अब सर अगर बुकिश चीज ना बताएंगे तो सर क्या बताएं? बात तो ये है सर कि बुकी की चीज बतानी है। अच्छा सर ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर होता है और इसके अंदर जो है तो बेसिकली जो अमाइनो एसिड होते हैं उसकी म्यूटेशन होती है, जिसमें जो है तो ग्लूटामिक एसिड को जो है वेलाइन जो है रिप्लेस कर देता है। तो अच्छा। ये जो है सिकल सेल होते हैं। बस खत्म हो और गया। सर इसमें मैं बताऊं? जी बताइए। अब आप नुसरत बीच में नहीं बोलना, आपने बिल्कुल तबाही मचाई है इन अल्फाज से। आपके सिकल सेल का कुछ भी नहीं। एक मिनट, चुप। अब एक मिनट के लिए चुप रहना प्लीज। जी आप बताएं जो आप बताएं। There is an abnormal hemoglobin which is when exposed to dehydration or Any stress. or acidosis or hypoxia, the cells the RBCs become distorted and they assume they take the shape of a sickle. And ये एक सेकंड, अब आपने भी आधी बात बताई है। पहली बात ये मुझे बताएं कि ये है क्या? ये abnormal hemoglobin होता है सर। अल्टीमेटली एक सेकंड सर ये क्वालिटेटिव सर इसमें सर ये होता है क्वालिटेटिव डिफेक्ट। देखिए एक सेकंड, अब एक मिनट के लिए मेरी बात सुनिए। Sir, it is a type of qualitative defect of beta chain। देखें एक सेकंड रुक जाए, आप खामोश हो जाए, मेरी बात सुने। मैं देखें इसमें होता ये है कि असल में ये है क्या, इसकी वो बेस क्या है? इट्स एनीमिया। तो एनीमिया किसी ने बोला है अब तक? अभी तक किसी ने एनीमिया किसी ने बोला है? नंबर 1। नंबर 2,
there is abnormal hemoglobin morphology, number 2. Number 3, this abnormal hemoglobin does not able to tolerate the stress and sickle. बस, और वो सिकलिंग की वजह से मुख्तलिफ किस्म की क्राइसिस हो सकते हैं, लीडिंग टू क्या होता है, 4 क्राइसिस होते हैं, वेजोक्लूसिव, एप्लास्टिक, सिक्वेस्ट्रेशनल, हेमोलाइटिक। आप समझ आइए बात, क्यों मैं कहता हूं कि किताबें मेरे मुंह से कोई, मेरा क्या, मैं पब्लिक में मैं कुछ नहीं बोल सकता इससे ज्यादा, खुदा के लिए किताबों से बाहर निकल है। आप लोगों के कॉन्सेप्ट ही नहीं है अगर आप लोगों को किताब पढ़ते रहेंगे। वो एबनॉर्मल म्यूटेशन, वेलिन, ग्लूटामेट, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, this is an anemia because of abnormal hemoglobin. This hemoglobin is hemoglobin S because of a structural change in valine versus glutamate. ये डिटेल है लेकिन इंपॉर्टेंट बात नहीं है ये, ठीक है। and resulting in hemoglobin S which is not able to tolerate the stress and sickle, ठीक है। अब इसमें आगे कितनी टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, या होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस, ठीक है। जो होमोजाइगस होता है वो उसको सिकल सेल डिजीज कहते हैं, जो हेट्रोजाइगस होता है वो सिकल सेल ट्रेट होता है, ठीक है। तो पहली तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि इसको अब अगला सवाल का जवाब दो, नुसरत आप नहीं देना है इसको, जो पूछ रहा हूँ सवाल उसका एग्जैक्टली जवाब देना है। हीमोग्लोबिन एस की सिवियरिटी को देखने के लिए क्या क्या चीजें, क्या क्या टेस्ट करवाएंगे आप हीमोग्लोबिन सिकल सेल डिजीज की? जी आवाज आ रही है नुसरत, आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, जो है इसमें एनीमिया का लेवल देखते हैं जो इन पेशेंट्स में इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा सर इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं। वेरी गुड, और ठीक है। और सर तीसरा सर अब आपने 2 बातें सही बता दी हैं। तीसरी आपके ख्याल से क्या चीज रह गई जो इसके इफेक्ट्स होते हैं, सिस्टेमिक इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। पहले टोटल हीमोग्लोबिन लेवल हो गया, उसके बाद आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस करा के आपने सर कोई सिस्टम है सर जो इन्फेक्शन होता है जो वेजोक्लूसिव की वजह से होता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। उसके लिए आपको हो सकता है अल्ट्रासाउंड भी कराना हो, उसके लिए हो सकता है आपको सीटी स्कैन भी कराना हो, उसके लिए हो सकता है आपको रीनल फंक्शंस भी करानी हो, आपको कुछ भी करवाना हो सकता है, ठीक है। हेमाटोक्रिट तो है ही है ना, सीबीसी तो है ही है, और वो एक सिकल डेक्स टेस्ट होता है, सिकल डेक्स टेस्ट होता है, और एक जी सिकल डेक्स टेस्ट होता है, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद आप ये बताएं कि ये जो 4 तरह के क्राइसिस होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, ये अगला कोई और बताए, सारा आप बताओ कौन कौन से किस्म के क्राइसिस होते हैं? सर हीमोलाइटिक, एप्लास्टिक क्राइसिस, सीक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस होता है, और वेजोक्लूसिव। इसका फार्मूला है वैश, VESH, वेजोक्लूसिव, एप्लास्टिक, सीक्वेस्ट्रेशनल, हीमोलिटिक, ठीक है। अच्छा कौन कौन से, जी सर वेजोक्लूसिव में ये वेसल्स को ऑक्लूड कर देता है तो इंफार्क्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑर्गन डिसफंक्शन हो सकता है, लाइक स्प्लीन इंफार्क्शन हो सकता है। और इसके अलावा वेजोक्लूसिव और एप्लास्टिक में बोन मैरो पार्वोवायरस बी इंफेक्शन के प्रोन होते हैं पेशेंट्स, तो बोन मैरो फेलियर हो जाएगा। और एप्लास्टिक के बाद आ गया बोन सीक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस में स्प्लीनोमेगाली हो जाती है, उसकी वजह से हीमोलाइटिक क्राइसिस आ जाता है, यानी बहुत रेड सेल्स हीमोलिसिस शुरू हो जाती है। इसके अलावा वॉश है ना, लास्ट इज हीमोलाइटिक क्राइसिस, ठीक है। तो अच्छा मुझे ये बताइए कि जो डिफरेंट जो मुख्तलिफ क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं इसकी, इनकी वजह से, ये तो मुख्तलिफ किस्म के क्राइसिस हो गए ना, इनकी वजह से अब क्लिनिकल पिक्चर क्या क्या हो सकती है? इसमें सर पेन हो सकता है, पेशेंट पेन की कंप्लेन कर सकता है, ठीक है। हाँ, इसमें सर जो पर्टिकुलर ऑर्गन की इन्वॉल्वमेंट होगी, लाइक किडनी रीनल फंक्शन डिसफंक्शन हो सकता है। इसके अलावा स्प्लीन का जो है तो फंक्शन हाइपोस्प्लीनिज्म हो सकता है। अगर अगर सर स्वेलिंग हो गई है वो, अच्छा सर वो थैलेसीमिया में था, सॉरी, जो हाइपरस्प्लीनिज्म मिल सकता है।
इसके अलावा सर इसमें सर प्लास्टिक वो बोन मेरो जो है तो उसमें जो है तो प्लास्टिक वो मिल सकता है हमें। हाँ, आप दिमाग में बता दें, दिमाग में क्या होगा? दिमाग में सर सीवीए। सीवीए, ठीक है। और बोन्स वगैरह में ए वैस्कुलर नेक्रोसिस हो सकते हैं, जॉइंट्स के नेक्रोसिस हो सकते हैं। और सर लंग में फाइब्रोसिस हो सकता है रिपीटेड इन्फेक्शन की वजह से। वो एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम बताए ना सर। फाइब्रोसिस हो गए या इन्फार्क्ट्स हो गए लंग्स में? इन्फार्क्ट्स होते हैं, फाइब्रोसिस नहीं होता। सर इसमें ना रिपीटेड इन्फेक्शन की वजह से कह रहे हैं कि फाइब्रोसिस भी होता है। देखो फाइब्रोसिस देखो मेरी बात सुनो, कॉमन चीज क्या है? आप क्यों जरूर फाइब्रोसिस बोलना चाह रही हो? कॉमन चीज आप पहले बता के फिर अगर अनकॉमन बताओगी ना तो एग्जामिनर कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अनकॉमन चीज पहले बताओगी तो वो गलत है, ठीक है? उसका सेलिंग पॉइंट इन्फार्क्ट्स है, इसका सेलिंग पॉइंट फाइब्रोसिस नहीं है, ठीक है सर। ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है, प्रायप्रिज्म हो सकता है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन ये है कि कितनी आपको जो इलेक्टिव सर्जरी है उसमें आपको कितने % चाहिए होता है, कितने % से ज्यादा होना चाहिए, सॉरी कितने % से कम होना चाहिए हीमोग्लोबिन एस लेवल? लेस देन 40%, लेस देन 30 सिकल्स हीमोग्लोबिन एस। कहीं पे 30 लिखा हुआ है, कहीं पे 40 लिखा है, आप 30 to 40% कह दें, ठीक है ना? और उसमें भी आपने बाकी जो एनीमिया की जो बाकी सारी चीजें हैं वो आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है? आपके दिमाग में जो एनीमिया की कल सारी बातें हमने डिस्कस की हैं वो आपको पता होना चाहिए कि कंपनसेटेड है या डिकम्पनसेटेड है, कितनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन मिलती हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, आयरन लोड है, वो सारी चीजें आपके दिमाग के अंदर होनी चाहिए, ठीक है? बट दैट विल बी individualized, it will be different in different patients, but you should be knowing कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है? MCQ के अंदर ये अक्सर आता है कि कितना आप करेंगे, कितना लेवल होना चाहिए, ठीक है? और अच्छा, अब अगला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन से जो फैक्टर्स होंगे पेरी ऑपरेटिव पीरियड में जिससे सिकलिंग हो सकती है? सर इसमें हाइपोक्सिया, हाइपरकार्बिया, हाइपोवोलीमिया, पेन, ठीक है? और सर ये बेसिक है। हाइपोथर्मिया और हाइपोथर्मिया भी है। हाइपो या हाइपरथर्मिया दोनों। हाइपर का तो नहीं लिखा हुआ, हाइपो लिखा हुआ है। हाइपर से क्या होगा? सिकलिंग। देखो ना, आप ज्यादा कहानी सुनाने के चक्करों में क्यों एक्स्ट्रा बोलना चाहती हूँ? आपको क्या जरूरत क्या पड़ी है कि हाइपरथर्मिया भी बोलो, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात ये कि हीमोग्लोबिन अगर 40% हो, सॉरी हेमाटोक्रिट, तो ये अच्छी चीज होगी या बुरी चीज होगी? एक पेशेंट है सिकल सेल डिजीज का, उसका हेमाटोक्रिट, जी बताओ सर ये तो अच्छी चीज। उसको बताने दो, उसको बताने दो जी। जी सर। नहीं सर, पहले वाइवा वाले में बता दूंगा, पहले बता दूंगा वाइवा वाले पहले। बताओ नुसरत। फर्स्ट लेडीज सर, फर्स्ट लेडीज। सर इसमें सर हेमाटोक्रिट अगर 40 है तो सर वो तो अच्छा है, बिकॉज वो तो फॉर्म्ड एलिमेंट बनाते हैं हेमाटोक्रिट। नुसरत ये इस सवाल के ऊपर ना मुझे तालिबान से लेके ना स्कर्ट मिसाइल चलाना चाहिए। देखो अच्छा सर, चलो मेरी बात सुनो, अभी हम बात कर रहे हैं कि स्टेसिस हो रहा है, अभी हम बात कर रहे हैं इन्फेक्शन हो रहा है, अभी हम बात कर रहे हैं, तो ऐसी चीज में हाइपर विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए। 30 नहीं सर, मेरा जो माइंड है वो हीमोग्लोबिन ए की तरफ है, मैं मतलब उस पे तो आपका सर माइंड बिल्कुल गलत है इस पेशेंट के अंदर। तो सर मैं उस तरफ सोच रही थी। नहीं थी, आपको वहां पे एग्जाम में वो आपको बताएंगे ना कि आप उस तरफ ना सोचें, इस तरफ सोचें। पहली बात नहीं बतानी, पहले गलत बात बता के फिर से नहीं, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और कौन सी एक टाइप की सर्जरी की टाइप होती है, या और कौन सी ऐसी कंडीशंस में आपको ज्यादा नहीं चाहिए, अच्छी चीज नहीं है, कौन कौन सी कंडीशंस में ये इसी से रिलेटेड है, इसी से के साथ कौन बताएगा? यानी कि जिसमें हेमाटोक्रिट आप ज्यादा नहीं होना चाहिए, या हेमाटोक्रिट ज्यादा होना एक प्रॉब्लम है, लाइक बाईपास सर्जरी। बाईपास, हाँ बाईपास नहीं है, प्लास्टिक सर्जरी है, ठीक है, जिसमें ग्राफ्ट लगते हैं, ग्राफ्ट पेटेंसी होगी, ठीक है? और जो सीओपीडियर्स हैं उनके अंदर अगर बहुत ज्यादा हेमाटोक्रिट है तो दैट्स एक्चुअली नॉट अ गुड थिंग। उसमें जब भी हेमाटोक्रिट ज्यादा होगा तो एम्बोलिज्म के चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक है? वेरिकोज वेन भी है, ठीक है? अच्छा, और इसके अलावा आप टॉर्निके का नाम नहीं लिया,
स्टेसिस का नाम नहीं लिया, वेस्कुलर स्टेसिस नहीं होना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा टाइट पोजिशनल जो अगर स्टेसिस हो रहा है तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो आपने अच्छा जो है आप तो यही वाले जो फैक्टर्स हैं रिवर्सिबल फैक्टर्स का आप ख्याल रखेंगे। टॉर्निके इज नॉट एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, मगर इट शुड बी यूज्ड विद कॉशियस, और आपने रिस्क वर्सेस बेनिफिट को देखना है, ठीक है। अच्छा, इस पेशेंट के अंदर किसी ने भी वही वाली बात है, क्योंकि ये इसलिए आप लोगों ने नहीं बोला क्योंकि आप लोगों ने देखा नहीं। मैंने भी जब तक देखा नहीं था तब तक मुझे यकीन नहीं आता था कि सिकल सेल डिजीज के अंदर इतनी सीवियर पेन भी हो सकती है कि लिटरली पेशेंट चीख रहे होते हैं और लिटरली पेशेंट ओपियोइड डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। उनके ऊपर बाकायदा वो लड़ पड़ते हैं, वो इतनी सीवियर उनको पेन होती है। तो ओपियोइड डिपेंडेंस आपने जहन में रखनी है, ठीक है। सिस्टम के अंदर, सारे सिस्टम्स के अंदर इन्फार्क्ट होगा, प्लास्टिक क्राइसिस होगा, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम होगा, सीवीए हो सकता है, इस्केमिक हार्ट डिजीज हो सकती है, ये इस्कीमिया हो सकता है। उसके बाद जो है आपका जॉइंट्स के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, सारे मल्टी सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछेगा तो अब आप यही बताएंगे कि इट्स एनीमिया बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। और उसकी वजह से दैट हीमोग्लोबिन इज नॉट एबल टू टॉलरेट द स्ट्रेस, ठीक है। तो बाकी इसके अलावा कोई बात क्वेश्चन है दिमाग में तो बता दें, वरना ये तकरीबन हो गया कवर। सर ये इसमें जैसे अगर वो पूछते हैं सर्जरी के हिसाब से अगर हेमोग्लोबिन का कि जी कितना होना चाहिए, तो क्या सर हमें उस वक्त ये एक्सप्लेन करना चाहिए कि डिपेंड करता है कि जो है तो सर्जरी कौन से टाइप की है और फिर पेशेंट से रिलेटेड क्या रिस्क है? तो सर ये सवाल हो सकता है ना। तो मैंने आपको बेसिक क्या बात बताई है, बेसिक बात क्या है? बेसिक बात ये है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए हीमोग्लोबिन, क्योंकि उसकी वजह से क्लूजन होने के चांसेस होंगे, ठीक है। जो हम सारी बातें, लेकिन 10 to 11 का हीमोग्लोबिन तो सर अगर हायर सर्जरी हो तो उसमें तो चाहिए होगा ना। तो मैं कह रहा हूँ ना कि 10, मैंने तो 40 बोला था ना, मैंने 40 बोला था। डिहाइड्रेशन से भी क्या प्रॉब्लम होती है? डिहाइड्रेशन से भी तो यही प्रॉब्लम होती है, सिकलिंग होती है, ठीक है। अच्छा, फिर एक दो मैंने क्वेश्चन सुबह मैंने जो भेजे थे वो आप लोगों ने पता नहीं पढ़े हैं नहीं। व्हाट इज सिकल सेल डिजीज, व्हाट आर डिफरेंट एनेस्थीसिया कंसिडरेशन, व्हाई देयर आर पेनफुल क्राइसिस इन सिकल सेल डिजीज, हाउ टू मैनेज ओपियोइड डिपेंडेंट सिकलर विद एक्यूट पेन। इसका कोई जवाब है? सर इसमें रीजनल दे सकते हैं? रीजनल की तो कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं, रीजनल तो अच्छा है। बल्कि देखें, ये लोगों को कंफ्यूजन ही होती है कि ये कोएगुलोपैथी है, कोएगुलोपैथी थोड़ी है, अनलेस ए प्लास्टिक क्राइसिस ना हो। अगर बोन मैरो फेलियर हो गया और उसकी वजह से सारी सेल लाइंस डिस्टर्ब हो गई हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आयरन लोड के बारे में अभी हम थैलेसीमिया में डिस्कस करते हैं, एक मिनट रुक जाए। व्हाट आर डिफरेंट क्राइसिस इन पेशेंट्स विद, ये भी हमने देख लिया है। बट हाँ, वो बच्चों में कौन कौन सी सर्जरीज होती हैं आमतौर पे इसकी वजह से? छोटे बच्चों में ना ऑस्टियोमाइलाइटिस के, जी जी सर ऑस्टियोमाइलाइटिस के साथ आते हैं और सर स्प्लीनेक्टमी भी होती है, स्प्लीनेक्टमी इलेक्टिवली निकाल देते हैं उसको। जी, स्प्लीनेक्टमी भी होती है, कोलिसिस्टेक्टमी भी होती है, और अभी मैंने आपको बताया था ना कि हिप रिप्लेसमेंट भी होनी पड़ती है क्योंकि ए वैस्कुलर नेक्रोसिस हो सकता है, ठीक है। ये कॉमन है ये इसकी मतलब। अच्छा, उसके बाद जमील ने पूछा है ट्रांसफ्यूजन ट्रिगर का। हाँ जी, ट्रांसफ्यूजन ट्रिगर बताएं आप। अच्छा जमील, आप खुद बताओ। जमील, या ट्रांसफ्यूजन ट्रिगर जो है, देखें मैंने आपको बताया कि ये इसका कोई सिंगल वर्ड आंसर नहीं है, लेकिन ये है कि वही आपने हीमोग्लोबिन 10 तक रखनी है, और एक्चुअली इसके अंदर हीमोग्लोबिन से ज्यादा हीमोग्लोबिन एस लेवल पे सिंथेसिस स्ट्रेस, ठीक है। हीमोग्लोबिन एस लेवल ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपको ट्रांसफ्यूजन ऐसे करनी है कि ओके ट्रांसफ्यूजन आपने ऐसे करनी है कि आपका जो है ना हीमोग्लोबिन एस लेवल जो है वो ऑप्टिमाइज्ड हो, ठीक है। अगर कोई किसी के पास और आंसर है तो प्लीज बताएं इस सवाल का कोई और। सर इसमें एक्सचेंज है सर, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करेंगे ना सिकल सेल जो है एचबीएस कम करने के लिए।
वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन भी करनी पड़ सकती है, ठीक है। लेकिन सर वो जो हाई रिस्क सर्जरीज होंगी जो है तो ये उन पेशेंट उनमें करेंगे, अदरवाइज अगर इंटरमीडिएट होगी तो उसमें सर कह रहे हैं कि बस 10 तक हेमोग्लोबिन होना चाहिए, उसमें कोई एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन का नहीं लिखा वो बुक में। देखिए मेरी एक बात सुने, ये एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन तक का क्वेश्चन जो है ना, आपसे नुसरत इस पे कोई फेल नहीं करेगा, इसलिए इन बातों पे ना परेशान नहीं सर ये सुन ले बात, सर ये जो सुन ले बात मेरी, मैं बार बार स्ट्रेस दे रहा हूँ, आपके दिमाग के अंदर सिर्फ ये बात होनी चाहिए कि हीमोग्लोबिन एस लेवल 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और आपने हीमोग्लोबिन को 30 ऑप्टिमल लेवल पे रखना है। हेमाटोक्रिट को बहुत ज्यादा होगी तो वो भी एक प्रॉब्लम होगी। इसके अलाउंग करने के लिए आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़े या आपको एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करना पड़े, अगर बहुत ज्यादा हीमोग्लोबिन एस लेवल हो 80% है तो आप एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन ही करेंगे, और क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज ना, इस बात पे कोई आपको फेल नहीं करेगा। जहां तक बात सिंपल है ना, वो सिंपल पे अब आपको समझ आ गया सिकल सेल डिजीज को बताना किस तरह है, ये एनीमिया है, ठीक है। वो इतनी जो लंबी कहानी है ना, वेलिन ग्लूटामेट, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर इसमें आप भूल भी जाओगी ना तो दैट विल नॉट बी अ फेलिंग, और वो या ऑटोसोमल रिसेसिव, दैट्स आल्सो नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट चीज जो है वो किसी ने नहीं बताई थी, ठीक है। अच्छा अब अगला आ गया जी, थैलेसीमिया क्या होता है जी, व्हाट इज थैलेसीमिया? इसमें भी सर हम लोग फिर वैसे ही बताएंगे, लेकिन आप कहेंगे ये भी अनीमिया है, और जो है तो इसमें जो है तो जो ग्लोबिन चेन होती है अल्फा या बीटा, उसकी हाइपोसिंथेसिस होती है किसी एक चेन की। इसमें भी वही बोलो ना कि हीमोग्लोबिनोपैथी है, हाँ हीमोग्लोबिनोपैथी, ठीक है, रिजल्टिंग इन एनीमिया। और हीमोग्लोबिनोपैथी इसमें क्या होती है सर? इसमें भी ग्लोबिन चेन या अल्फा चेन या बीटा चेन, उसमें से किसी एक की जो है तो जो है तो सिंथेसिस कम होती है सर। मेजर कौन सा होता है, माइनर कौन सा होता है? सर बीटा मेजर होता है, और जो है तो सर अल्फा एक और कंडीशन वो इंट्रायूट्राइन उसमें मेजर होता है, और उसमें तो एबॉर्शन हो जाता है, लेकिन बीटा जो है वो मेजर है। हाइड्रोस्पिटैलिस, ठीक है। अच्छा जो थैलेसीमिया में जो मेन कंसर्न्स होते हैं एनेस्थीसिया के, वो क्या होते हैं इन एडिशन टू एनीमिया, और कि जो नॉर्मल जो चीज़ है उसके अलावा थैलेसीमिया में और क्या हो सकता है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें? सर ये डिफिकल्ट एयरवे के पेशेंट होते हैं, क्योंकि इनमें जो है तो जो मैक्सिलरी बोन्स की सर इसमें वो हाइपरट्रॉफी हो जाती है, और फेशिस सर इनके जो है तो थैलेमिक फेसेस, ठीक है, थैलेमिक फेसेस आयरन ओवरलोड होता है। हाँ थैलेमिक फेसेस, एग्जैक्टली थैलेमिक फेशिस होते हैं इनके, और हाई आर्च पैलेट होता है, ठीक है। और जब आयरन लोड ज्यादा होगा तो वो कहाँ जाके बैठेगा सर? वो स्प्लीन में भी होता है, वो लिवर में भी जाके बैठता है, और हार्ट में क्या मेरे ख्याल में बोन्स, हार्ट में भी करता है। कार्डियोमायोपैथी होगी, कंडक्शन एब्नॉर्मैलिटीज हो सकती हैं, ठीक है, हार्ट फेलियर हो सकता है, और उसके बाद कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। अच्छा फिर उसके बाद, अच्छा इसके अंदर मुझे बताएं कि क्या इसके अंदर और क्या कंसर्न होंगे, बाकी कोई बातें इसमें कॉमन है, ठीक है। आपने जो स्प्लीनेक्टमी अगर पेशेंट हुई भी होगी तो स्प्लीनेक्टमी पोस्ट स्प्लीनेक्टमी पेशेंट के अंदर कोई एक कंसर्न होता है इंपॉर्टेंट? इन्फेक्शन के प्रोन होते हैं एंटीबायोटिक सर इनको जो है तो वैक्सीनेट किया जाता है। कौन सी वैक्सीन आफ्टर स्प्लीनेक्टमी? सर इनमें मेनिंजियोकोकल, एच इन्फ्लुएंजा, और सर इसके लिए हम स्टेफलोकोकल, सर इसके लिए हम इसको करते हैं, वैक्सीनेट करते हैं। इन्फेक्शन के प्रोन होते हैं, आपको इनका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके इसके अलावा सर पेंसिलिन 5 सर इसका भी एक जगह पे जिक्र था कि ये भी हम प्रोफाइलेक्टिकली दे सकते हैं, यार इतनी, लेकिन सर वो स्प्लीनेक्टमी से रिलेटेड नहीं था वो, मतलब आपको अगर उन्होंने इस पे काउंटर क्वेश्चन पूछ लिया तो आप एक्सप्लेन कर पाओगी? नहीं। तो फिर क्यों? देखो मेरी बात सुनो, जब ऐसे ख्यालात आते हैं ना तो सूरह फलक और सूरह नास पढ़ के अपने ऊपर फूका करो, ठीक है।
बिला वजह अच्छा भला बोलते बोलते ना जरूर, और एंटी हिस्टामिन भी खाओ, जी सर। एंटी हिस्टामिन भी खाओ, ठीक है। सर शुक्र है आपने लाहौल पढ़ने के लिए नहीं बोला। लाहौल भी पढ़ना है, लाहौल पढ़ने को इसलिए नहीं कह रहा, खुद ही गायब ना हो जाओ। अच्छा भाई, एनीवेज हम लोग थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स भी करने की कोशिश कर रहे हैं। नुसरत जो है ना हमारी ब्रिलियंट कैंडिडेट है, और इन्होंने इंशाल्लाह एमसीबीएस में गोल्ड मेडल लेना है इंशाल्लाह। सर मेरी बात सुने, अभी तो ग्लोबल बेइज्जती शुरू हो गई है, आपने यूट्यूब पे वीडियो डालनी शुरू कर दी, अब तो ग्लोबल बेइज्जती हो रही है, पहले तो ग्रुप में होती थी। कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, आप मेरी बात सुने, मैं इसी के साथ जो करना चाह रहा था वो ये है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जो है रिलेटेड बातें, ठीक है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, व्हाट आर हैजर्ड्स रिलेटेड टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन? 1 मिनट किसी और को बोलने दो, 1 मिनट प्लीज। और वाइवे के कैंडिडेट सारा आप बताओ, शाबाश। जी जी, कॉम्प्लिकेशंस इसमें मेनली आएंगी। आपकी आवाज नहीं आ रही सारा। अब आ रही है? नहीं, अब आ रही है सर? नहीं आ रही। अब आ रही है? नहीं आ रही है। अच्छा बहुत कम आई है सर। हाँ अजहर, कोई और वाइवे वाला कोई है सब यहाँ पे? और वाइवे का कोई कैंडिडेट है इस वक्त? ये जुहेर, आगा खान वाला जुहेर है। हेलो, ये जुहेर, डॉक्टर जुहेर। जुहेर भाई, आपको तो लीड लेना चाहिए, आप बिल्कुल खामोश होके बैठे हुए हैं, और जेड अल्फाबेट होता भी लास्ट पे, वो भी आप मुझे नजर आए हैं। आपको पता है आपका? अच्छा बताओ शाबाश। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट आर हैजर्ड्स एसोसिएटेड विद ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जी कैसे बताओगे? ये आपकी भी आवाज नहीं आ रही, ये मुझे लग रहा है कराची में इंटरनेट का ही मसला है। कोई और सर एक्यूट हेमोलिटिक रिएक्शन? नहीं, 1 सेकंड, इसको क्लासिफाई कैसे करेंगे? मैं जोहेर, आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी, ठीक है। ट्राई टू फिक्स द प्रॉब्लम। जी नुसरत, आप भी बता दो, लेकिन तरतीब से बताओ। सर एक्यूट हेमोलिटिक रिएक्शन हो सकता है, वेरी गुड, हाइपरकैलेमिया हो सकता है, इन्फेक्शन जो है तो ट्रांसमिट हो सकता है। देखो अब एक सेकंड प्लीज जरा सा सोचो बैठ के कि क्या बता रही हो। ट्रॉली, एक सेकंड पहले वो बताओ कि जो इमीडिएट, व्हाट आर द इमीडिएट। आप इसको इस तरह डिवाइड करके बताओगी ना तो भूलेगा कोई नहीं। अगर आप तरतीब खो दोगी तो वो फिर हैफाजत कोई कहीं से कहीं पहुंच जाओगी। अब इन्फेक्शन फौरी तौर पे हो जाएगा इन्फेक्शन। सर ट्रॉली विदिन 6 आवर्स होता है, डीआईसी इमीडिएटली क्या होता है? एक्यूट हेमोलिटिक रिएक्शन होता है सर इमीडिएटली। ये ठीक हो गया, एक्सेप्टेबल हो गया, नंबर 1। नंबर 2, माइनर एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, फीवर हो सकता है। सबसे पहले क्या होता है? सर फीवर होगा, टैकीकार्डिया हो सकता है, फीवर होगा, रैश हो सकता है, टैकीकार्डिया होता है, जी हां, रैश हो सकता है। तो कॉमन बातें पहले क्यों नहीं बता रही? हाइपरकैलेमिया आपने बताया, वो सही बताया। आप वॉल्यूम ओवर फौरी तौर पे करेंगे, अगर ज्यादा ब्लड दे देंगे तो ओवरलोड नहीं होगा। जी सर। तो कॉमन चीजें पहले बताओ, ठीक है। उसके बाद अगले स्टेप में आप चले जाओ, ट्रॉली, टैकू, जी सर, ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड टैकू और ट्रॉली, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हाइपोथर्मिया हो सकता है। जी सर बिल्कुल होता है, ठीक है। हाइपोगैल्सीमिया हो सकता है इमीडिएटली। जी हाँ, ठीक है। तो इमीडिएट चीजें पहले बतानी है, फिर उसके बाद आपने जो अनकॉमन चीजें या डिलेड चीजें वो आपने बतानी है। उसमें ट्रांसफ्यूजन इन्फेक्शन भी है। और अच्छा, व्हाट इज मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन? जी सर मैसिव ट्रांसफ्यूजन सर, इसमें अगर जो है तो इसकी सर जो डेफिनेशन दी हुई है तो ब्लड लॉस के हिसाब से दी हुई है कि अगर जो है तो
within 3 hours अगर सर 300 ml ब्लड लॉस हो जाए या 150 ml पर मिनट, सॉरी 150 ml पर मिनट ब्लड लॉस हो, तो सर ये है एक इसकी डेफिनेशन। और उसमें एक सेकंड मैंने आपसे सवाल पूछा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सर अगर आप मुझे ब्लड लॉस बता रही हो, देखो ना डबल वॉल्यूम ऑफ जो एक सेकंड या 20 पैक्स। रिलैक्स, आप दोनों चीजों को आपस में मिक्स अप कर रही हो। मैंने आपसे सवाल पूछा है ट्रांसफ्यूजन का, आप मुझे जवाब लॉस का बता रही हो, ठीक है? लॉस नहीं, ट्रांसफ्यूजन का बता रहे हैं। तो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होगी कि एक खास स्पीड से बहुत ज्यादा स्पीड पे हमने दे दिया ब्लड, दैट इज मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आप उसका विद इन 6 आवर, ये इसकी मुख्तलिफ डेफिनेशंस है, ठीक है? आप विद इन आवर्स जो है वो आपने होल ब्लड वॉल्यूम दे दिया, ठीक है? तो ये आप उसका लॉस का बता रही हो, लॉस नहीं है ये, वो होगा कुछ नहीं, वो आपसे एग्जामिनर यही इसी तरह टोक के वो आपसे सवाल का जवाब ले लेगा, लेकिन आप खुद से ही करेक्ट करके बोलो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जब आपसे वो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में पूछ रहा है तो आप उसको लॉस नहीं बताओगे, आप उसको मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन का बताओगे, ठीक है? तो ये इस तरह से आप लोग याद करें, क्योंकि ये एक जमाने में जब हम लोगों का रिटर्न होता था, हमें क्वेश्चन आया था व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन व्हिच कैन अकर इन द OR, ठीक है? तो इसमें रॉन्ग ब्लड आ सकता है, रॉन्ग ब्लड ग्रुप आ सकता है, रॉन्ग पेशेंट का ब्लड आ सकता है, जो है वो माइनर रिएक्शंस हो सकते हैं। वो यहाँ से आप तरतीब चलें, जब आप तरतीब चलेंगे तो आपको भूलेगा नहीं, ठीक है? उसमें फेब्राइल रिएक्शन है, अर्टिकेरिया है, ठीक है? और पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा भी हो सकता है बिकॉज ऑफ ओवरलोड, और बाकी जो है वो डिलेड होते हैं, ठीक है? तो ये इस तरीके से आपने बताना है। मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती हैं? एक हाइपरकैलेमिया होता है, हाइपोकैल्सीमिया होता है, सिट्रेट टॉक्सिसिटी होती है, ठीक है? फिर आपसे एमसीक्यू में खास तौर पे वाइवे में पूछा जा सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर डिफरेंट प्रिजर्वेटिव्स। वो मुझे बिल्कुल याद नहीं है, वो बहुत मुश्किल है, वो रट्टा मारने में। एक्सॉल होता है और सीपीटी होता है और सीपीडीए होता है, इस तरह का वो आपको ना पता होने चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये एमसीक्यू में ये पूछे जा सकते हैं। वाइवे में भी आपको मोटा मोटा इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? तो आपको अच्छा, फिर उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में आपको मैं एक दो प्रैक्टिकल बातें बताता हूँ जो कि शायद एग्जाम में भी पूछी जा सकती हैं, कि मुझे एमसीक्यू में आ सकता है। क्या जो होता है आपका आइडियल, वो आपको पीआरबीसी लगाने चाहिए या ब्लड होल ब्लड लगाना चाहिए अगर एनीमिया हो? सर पीआरबीसी, ठीक है? अच्छा, उसके बाद इसका एमसीक्यू में आ सकता है कि इसका फिल्टर का साइज कितना होता है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। ये जो इक्विपमेंट वाली किताब है ना, इक्विपमेंट वाली किताब, उसमें आप फिल्टर्स पढ़िएगा। अभी मुझे एकदम से मेरे दिमाग में क्लिक किया है, वो 200 माइक्रोमीटर का होता है पोर साइज, तो उसके अंदर आप लगाते हैं, ठीक है? फिल्टर आपको बैक्टीरियल फिल्टर होता है। और उसके बाद ये एक और आप ज़हन में एक और बात रखिए, ये प्रैक्टिकल भी आपको मैं बता रहा हूँ कि कभी आपने अगर प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज करने हो, ठीक है, 200 माइक्रोमीटर है अरसलान, जो प्लेटलेट अगर ट्रांसफ्यूजन करने हो आपको, तो आपको फ्रेश फिल्टर लगाना चाहिए, क्योंकि जो यूज्ड अगर फिल्टर होगा जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन पहले हुई हुई है, तो प्लेटलेट्स उसमें डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है? तो वेन एवर यू आर ट्रांसफ्यूजिंग प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, तो आपको आइडियली शुड हैव अ न्यू फिल्टर, ठीक है? यूज्ड उसमें हमारा तो वैसे ही वो चल रहा होता है माली मुफ्त समझ के, तो लेकिन आपने प्लेटलेट्स को ध्यान में रखना। अच्छा, मुझे बताएं एमसीक्यू के रेफरेंस से ही कि कौन सा इन्फेक्शंस जो हैं वो सबसे ज्यादा किस से ट्रांसफर होते हैं, किस ब्लड प्रोडक्ट से? प्लेटलेट से सर, ये प्लेटलेट से सिफिलिस इससे ट्रांसफर होता है। अच्छा, उसके बाद आपसे एक और क्वेश्चन है, ये भी शायद मैं बहुत अच्छा आंसर इसका भी मैं ना आपको बता सकूं, लेकिन आपको ये आना चाहिए कि व्हाट आर डिफरेंट वेज, बेसिकली वो एक ट्यूटोरियल है, वो आप पढ़ें कि ब्लड जब लेते हैं, व्हेन यू डोनेट 1 pint ऑफ ब्लड, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म फ्रॉम इट, ठीक है? तो एक जो रिसेंटली पूछा जाता है या पूछा जा सकता है, व्हाट इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा? व्हाट इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा? 7 यूनिट्स होते हैं मेगा, नहीं सर सॉरी मैं गलत कह रहा हूँ, मैं मेगा कह रहा था। इसमें जो है सर वो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो होता है वो हेयर ग्रोथ के लिए और इवन जॉइंट्स में लगाया जाता है सर। ये होता क्या है सर इसमें इनिशियली जो निकलता है ना, इनिशियली बिल्कुल सेंट्रीफ्यूज करने के बाद, वो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा सर बिल्कुल
ठीक है सर। अच्छा, फिर उसके बाद क्रायोप्रेसिपिटेट के अंदर क्या होता है? व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्रायोप्रेसिपिटेट? सर इसके अंदर फैक्टर 8 होता है, फैक्टर 13 होता है, फिब्रोनोजन होता है, और सर इसके अंदर 4 होते हैं सर, 3 मुझे याद आ रहा है। विलिब्रेंड आता है, वन विलिब्रेंड जी सर। अच्छा, दूसरे ये कि जो क्रायोप्रेसिपिटेट होते हैं और जो आपका FFPs होते हैं, ये आपने फ्रोजन होते हैं -35 टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। जो ब्लड है वो यूजुअली 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे करते हैं। ब्लड को अगर ज्यादा कूल एनवायरनमेंट में रखें तो आप उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं, उसको ज्यादा तक कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको माइनर छोटी छोटी चीजें हैं कि ब्लड को जब बाहर आता है तो कितनी देर, विद इन हाउ मच टाइम इट शुड बी ट्रांसफ्यूज्ड? विद इन 30 मिनट्स सर, और 4 आवर्स में ट्रांसफ्यूज होना चाहिए। 30 मिनट कम नहीं है, 1 आवर तक होता है मेरे ख्याल से सर। विद इन 30 बुक में मैंने पढ़ा। चले ठीक है, विद इन 30 मिनट्स ही होगा। अच्छा, उसके बाद ये कि आपका वो इससे थोड़ी सी आगे डिटेल हो जाएगी, मैं उसको थोड़ा सा टच कर देता हूँ इसी के साथ, कि कितने जो मेजर सर्जरी के लिए प्लेटलेट काउंट कितना होना चाहिए? सर मोर देन 50,000 होना चाहिए, लेकिन 70,000 भी होता है सर। मोर देन 70,000 होना चाहिए मेजर सर्जरी। सर अगर देखिए, अगर सर इमरजेंसी है। एक सेकंड तो प्लीज देखो, हाँ। सवाल जो पूछता हूँ ना उसका उस तरह जवाब दिया करो। इमरजेंसी की तो कहानी और है, मेजर सर्जरी का मतलब है इलेक्टिव सर्जरी। मेजर सर्जरी जब कोई बात कर रहे हैं ना, तो मेजर सर्जरी जब बोली जा रही है तो इट इज कंसीडर्ड टू बी इलेक्टिव। तो 100,000 150 से ज्यादा होना चाहिए सर। 100,000 नहीं, 150 अब ज्यादा है। 50 से तुम 70 पे आई हो, 70 से 100 पे आई हो, 100 से 150 पे। सर वो इमरजेंसी सर्जरी के लिए जो एक्सेप्टेबल था सर, वो मैंने बताया। मोर देन 1 लाख। इमरजेंसी के लिए तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इमरजेंसी में तो आपको वो करवाना ही करवाना है, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो ये आप रखें। स्पाइनल के लिए कितना होना चाहिए? सर फिर यही सारे वैल्यूज होने चाहिए, उसके लिए भी है। इलेक्टिव है तो सर वही है कि 1 लाख से ऊपर होना चाहिए। आपने ये पढ़ाई 70,000 और जी, स्पाइनल के लिए 75,000 है और एपिड्यूरल के लिए 100,000, ठीक है। अच्छा, आपको एक पेशेंट को आपने प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज किए हैं तो उससे कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? सर रिएक्शन ही होता है। प्लेटलेट से रिएक्शन होता है? और सर अगर सर वो होता है, और इसमें अरसलान आप बताओ, अरसलान प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सर DIC हो सकता है, थ्रोम्बोसिस। DIC नहीं, थ्रोम्बोसिस, क्योंकि आप प्लेटलेट दे रहे हैं ना। आप जो है बेसिकली ये इसलिए ज़हन में रखें बात कि हर आपने ट्रांसफ्यूजन, ये जो ब्लड प्रोडक्ट्स की जो ट्रांसफ्यूजन होती है, ये एक्चुअली किस तरह टारगेट होनी चाहिए, किस बेस पे हमें देना चाहिए? कोई टेस्ट है जिसको फॉलो करना चाहिए? सर थ्रोम्बोइलास्टोग्राफी और जो है आपका रोटम, ठीक है, या फिर आपका PTINR, ठीक है। और अगर आप उसको आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। इनिशियली जो होता है ना, जो रिएक्शन टाइम होता है, वहां पर क्या होता है? अगर रिएक्शन टाइम ज्यादा हो, ठीक है, रिएक्शन टाइम ज्यादा हो तो उसके अंदर कौन से आपको क्या चीज ट्रांसफ्यूज करनी होती है? क्या मतलब? आपने इसका मतलब है टैग नहीं पढ़ा। देखो कुछ चीजें हैं कॉमन, ठीक है, जो कि हर जगह पे फिट होती हैं, तो वो पढ़ लो। और 3-4 तो बातें मेरे कौन सा ज्यादा आता है, आप अगर मेरे से डिटेल पूछोगे तो मुझे कोई नहीं आता। रिएक्शन टाइम होता है, उसके अंदर FFPs देते हैं, ठीक है। जो उसका एंगल होता है उसमें दिया जाता है क्रायोप्रेसिपिटेट, ठीक है। उसके बाद जो एम्पलीट्यूड होता है उसके लिए दिया जाता है प्लेटलेट, ठीक है। और अगर ग्राफ बन रहा हो और फौरन टूट रहा हो तो उसमें क्या देते हैं? इसका क्या मतलब होता है? ट्रांसल्फिक एसिड।
नहीं, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, ट्रांसडायनामिक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वेरी गुड, हाइपर फिब्रिनोलिसिस हो रहा है, ठीक है, तो उसमें आप एंटी फिब्रिनोलिटिक देते हैं, ठीक, तो ठीक है। अच्छा, ये आपको रोटम आना चाहिए, और मैंने पहले भी एक दिन सवाल पूछा था कि ये आपसे टेबल वाइवे में पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग। तो ये हम लोगों ने पहले भी कई दफा डिस्कस किया, आज माशाल्लाह कुछ एक्स्ट्रा लोग हैं तो मैं दोबारा से बता देता हूँ कि हर वो टेस्ट जो बेड साइड पे किया जाता है या किया जा सकता है, उसमें ACT है, उसके अंदर INR पॉइंट ऑफ केयर होता है, ब्लड शुगर आप जो करते हैं वो होते हैं, जो डिपस्टिक यूरिन के टेस्ट होते हैं वो होते हैं, उसके बाद जो आप क्या नाम है इसका, ये जो रोटम है ये आपका पॉइंट ऑफ केयर है, फिर उसके बाद पॉइंट ऑफ केयर हीमोक्यू होता है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन फौरी तौर पे आती है, ठीक है, और ABGs इज पॉइंट ऑफ केयर। तो आपको ये सारे टेस्ट पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग है, ठीक है। इन जो आपका PFR होता है वो भी पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो आप प्लीज ये, क्योंकि ट्रॉमा के अंदर ये कॉमन चीजें हैं तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है क्या जिस लाइन में रिंगर लैक्टेट जा रहा हो उसमें आप ब्लड लगा सकते हैं? नहीं सर, उसमें नहीं लगाना चाहिए। क्यों? रिंगर में कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम वो होता है ब्लड सर, कैल्शियम। सर लैक्टेट रिएक्शन कर सकता है उसके साथ फिंगर के नहीं, ब्लड वो के साथ। रिएक्शन नहीं आप कहेंगे, कैल्शियम होता है ना, तो कैल्शियम उसके साथ प्रेसिपिटेट कर जाएगा, ठीक है। प्रेसिपिटेट करेगा। और उसके बाद जो है जो PRBCs होते हैं उनको आप डाइल्यूट कर सकते हैं विद नॉर्मल सेलाइन, ठीक है, बल्कि डाइल्यूट करके देना चाहिए ताकि उसकी विस्कोसिटी थोड़ी कम हो जाए और इजीली ट्रांसफ्यूजेबल, ठीक है। और जब मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी होती है तो आपको टेम्परेचर, आपको ब्लड वार्मर होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन में आपको जो है क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, बहुत जल्दी ब्लड देना हो तो आपके पास क्या क्या तरीके हैं? लेवल 1 इन्फ्यूजर, वेरी गुड, एक चीज हो गई, और लेवल 1 इन्फ्यूजर में अप टू 500 ml टू 1 लीटर पर मिनट तक जा सकता है, ठीक है, एक हो गई चीज। फिर और क्या ऑप्शन है? ये प्रैक्टिकल भी है, ये आप क्योंकि जूनियर्स भी हैं तो ये प्रैक्टिकल भी याद रखें। प्रेशर इन्फ्यूजर हो गया, और वाइट बोर कैनुलास हो गए, और शीट्स होती हैं, वैस्कुलर शीथ, ठीक है, वैस्कुलर शीथ आप डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आप सिरिंज से पंप करके दे सकते हैं, सिरिंज से आप लेते जाएं देते जाएं, लेते जाएं देते जाएं, उसमें ये जो है वो एक तरीके हैं, ठीक है। और आपके पास जो है जो ब्लड कंजर्वेटिव स्ट्रेटेजीज हम लोगों ने कल डिस्कस की थी, ठीक है, वो आप लोग जिन लोगों ने नहीं सुना वो कल की आप सुन लीजिएगा। अब वो मैंने YouTube पे डालना शुरू कर दिया, ये मुझे पहले पता ही नहीं था कैसे ये होता है। पहले मैं ऑडियो फाइल डालने की कोशिश करता था तो वो होती ही नहीं थी, तो मैंने छोड़ दिया था। अब मुझे समझ आ गई है कि कैसे डालना, वो आप लोगों के लिए ईजी होगा, क्योंकि मेरे चैंपियन लोग जो हैं उन लोगों से गूगल ड्राइव खुलता ही नहीं है। गूगल ड्राइव अल्हम्दुलिल्लाह एक एक 2-2 साल से ग्रुप में है और उनको गूगल ड्राइव ही नहीं खोला जाता। तो फिर मैं उसका हल बताता हूँ, पता है हल क्या है? जब गूगल ड्राइव ना खोल रहा हो तो क्या करें? पानी का एक जग लें और मोबाइल उसके अंदर डाल दें, फिर फौरन गूगल ड्राइव चल पड़ेगा, ठीक है सर। IP हाँ सर, रेजिस्टेंट फोन भी आ रहे हैं आजकल, पानी पे फर्क नहीं पड़ता। वाटरप्रूफ फोन आ रहा है लेकिन वो शायद चल पड़ेगा ना। तो बेसिकली देखें, ये रिक्वेस्ट है मेरी कि रेजिडेंसी का ये हिस्सा समझ लीजिए आप कि खुदा के लिए आपके पास अच्छा मोबाइल हो, ठीक है, और आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन हो, ऐसा मोबाइल हो जिसमें अच्छी स्पेस हो, क्योंकि ये तो ना होना कि जी ग्रुप एग्जिट कर जाते हैं लोग कि जी हमारा मोबाइल ओवरलोड हो गया, तो ये बहुत बुरी बात है, ठीक है। 2021 में अगर कोई बंदा ये कहे कि मुझे मोबाइल से एक ऐप नहीं खुल रही तो ये नो एक्सप्लेनेशन, स्पेशली यंगर पीपल। चलो सीनियर सिटीजन्स के लिए माफी है, उनके लिए हर चीज की माफी है। मेरे आज अपने अब्बू को मैं सिखाने की कोशिश कर रहा था जूम लिंक, वो नहीं समझे, उन्होंने कहा भाई मुझे छोड़ दो, मेरा सॉफ्टवेयर आउटडेट हो गया है वो नहीं मैं उनको समझा सकता, ठीक है। लेकिन आप लोग अगर आप लोग अपने आप को 70 ईयर्स का समझते हैं तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज नो एक्सप्लेनेशन। आई विल नेवर एक्सपेक्ट कि आप में से कोई ये कहे कि मुझे गूगल ड्राइव खोलना नहीं आता, और तो आपको सीखना चाहिए, ठीक है। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ आइए। अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि आज के लिए इतना काफी है। कोई और सवाल पूछना चाहता है? ब्लड सर, एक क्वेश्चन है। जी जी
जी जी पूछिए। सर जी पूछे प्लीज। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि सर ये जो हाइपोकैलेमिया भी अक्सर लिखा है कि अगर आप मैसिव ट्रांसफ्यूज करें तो वो जो रिस्क ऑफ, या फिर नहीं, ओल्ड ब्लड सॉरी लगाएं तो रिस्क ऑफ हाइपोकैलेमिया या हाइपरकैलेमिया, वैसे उसमें हाइपोक्लीमिया तो नहीं है, हाइपर। हाइपरकैलेमिया होना चाहिए, अच्छा लेकिन सर कभी ऐसा होता है कि हाइपोकैलेमिया भी हो? देखो मेरी एक बात सुनो, अगर एक पेशेंट के अंदर कोई एक रीजन है, वो डायूरिज कर रहा है, तो उसमें तो हाइपोक्लीमिया फॉर अदर रीजन हो सकता है ना। अच्छा मुझे बाय द वे अब आप इसी सवाल का मुझे जवाब दें, स्टोर्ड ब्लड के अंदर क्यों हाइपरक्लीमिया होता है? शाबाश। वो तो मेरे ख्याल हेमोलाइसिस हो से रही होती है। एक्स्ट्रा कुछ वो पता नहीं। देखें मेरी बात सुने, सेल्स आर, ये डॉक्टर मेरे उस्ताद किसी जमाने में, आई वॉज इन लव विद हिम, डॉक्टर नजीब का ये जुमला था, सेल्स आर बैग ऑफ पोटेशियम। ठीक है, तो जब सेल लाइसिस होगा, जब आप स्टोर करते हैं ब्लड, तो उसमें हिमोलिसिस होता है। ठीक है, वो ग्रेजुअली, चाहे आप उसको जितने मर्जी टेम्परेचर पे रखें, सेल जो हैं वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो उनकी वजह से जब हेमोलिसिस होगा, सेल मेम्ब्रेन फटेगी तो पोटेशियम बाहर आ जाएगा। अब आपको समझ आ गया, अब आपको पता लगा हाइपरकैलेमिया क्यों होता है। ठीक है, और इसी वक्त मैं प्रैक्टिकल बात आपको एक और बता रहा हूँ कि जब समझ आ गई बात। यस सर। जी, तो एक और मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि जब आप चैम्बर को फिल करें तो कोशिश करें कि चैम्बर को पूरे का पूरा फिल करें, इतना फिल करें कि बस आपको वो ड्रॉप्स गिरते हुए नजर आए। क्योंकि ये भी एक थ्योरेटिकल, पता नहीं ये होता है या नहीं होता, लेकिन थ्योरेटिकली ये कहते हैं कि अगर जो ड्रॉप्स गिर रहे हैं ना, वो अगर ज्यादा हाइट है और उनके दरमियान में चैम्बर फिल नहीं है, तो थ्योरेटिकली उससे भी हेमोलिसिस आप बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और जो हमारा अल्लाह माफी दे, हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में गरम गरम पानी में ब्लड को आलू चने की तरह पकाया जाता है, वो तो अल्लाह ही रहम करे, पता नहीं उस ब्लड के साथ होता क्या। ठीक है, तो ये अच्छा, एक और मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ गया ब्लड ट्रांसफ्यूजन के रेफरेंस से। आपको टोक्स में स्टेशन आ सकता है कि हाउ विल यू प्रिवेंट रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जी सर ब्लड ग्रुपिंग करेंगे, क्रॉस मैचिंग करेंगे, उसके बाद जो है टू कंफर्म एरर को ही खत्म करेंगे। एक मिनट तैयबा, एक मिनट प्लीज, उनको बताने दो, फिर मैं आपसे पूछता हूँ। जी, जो पहले कौन बोल रहा था? सर सबसे पहले तो हम ब्लड ग्रुपिंग करेंगे। वेरी गुड। उसके बाद क्रॉस मैचिंग करेंगे सर। नहीं, ये तो देखें ब्लड आ गया है, अब आप चाहते हैं कि ब्लड 4 ऑपरेशन थिएटर हैं, 3 ऑपरेशन थिएटर ने ब्लड मंगवाया है, हाउ विल यू प्रिवेंट? सर सबसे पहले कंफर्मेशन करेंगे, 2% कंफर्म करेंगे लगाने के लिए। ठीक है, कैसे कंफर्म करेंगे? मरीज तो सो रहा है। सर पेपर से सर जो ब्लड के साथ फॉर्म होता है, पेपर उसके फॉर्म के साथ देखेंगे, तो वो तो उसी के साथ होगा, फाइल के साथ। सर फाइल हो सकता है गलत फाइल हो, पेशेंट का फाइल देखेंगे, और अगर कोई नंबर है, पेशेंट आइडेंटिटी नंबर होता है, अगर वो है तो वो भी कंफर्म करेंगे। देखें ये इसका आंसर, क्योंकि आप लोग यहाँ पे करते नहीं है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें आप लोगों को माफी है। पेशेंट का आईडी बैंड होता है। ठीक है, तो पेशेंट अगर एनेस्थेटाइज भी है तो उसका आईडी बैंड से आप पेशेंट को कंफर्म करेंगे। ठीक है, तो ये याद कर ले, पेशेंट के आईडी बैंड से फाइल और फिर उससे पेपर, उसमें अगर कहीं पेशेंट का ब्लड ग्रुप लिखा हुआ है, इसलिए जो प्री ऑपरेटिव असेसमेंट का एक हिस्सा होता है कि आपको ब्लड ग्रुप भी पता होना चाहिए पेशेंट। ठीक है, तो आपने इसमें आप ये इसका आंसर देंगे, इफ इट इज पॉसिबल टू कंफर्म द ब्लड ग्रुप बिफोर स्टार्ट, नंबर 1। नंबर 2, पेशेंट आईडी बैंड। ठीक है, और वो आपको जो WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट है, वो उसका भी ये हिस्सा है। ठीक है, करेक्ट पेशेंट, करेक्ट साइट, ये भी आप लोगों को एक दफा मैंने डिस्कस किया था, बट इज WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट, उसमें वो अलग 4 उसके स्टेप्स होते हैं, चेक इन होता है, साइन इन होता है, टाइम आउट होता है और साइन आउट होता है। ठीक है, तो वो आप उसमें बेसिकली यही करते हैं कि भाई प्रोसीजर क्या है, सर्जन ब्रीफ करता है कि ये प्रोसीजर मैंने करना है, ये इसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, एनेस्थेटिस्ट से पूछते हैं कि हाँ भाई मशीन चेक हो गई है, सारी चीजें, ड्रग इक्विपमेंट मौजूद है, कोई पेशेंट को एलर्जी तो नहीं है, कोई आपके स्पेशल कंसर्न्स तो नहीं है, कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट तो नहीं है, सर्जन से ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी पूछते हैं, ये सारी चीजें। ओके, फिर उसके बाद जब इंसिजन लगने से पहले जो है ना वो टाइम आउट होता है, पहले चेक इन होता है जब मरीज रिसीव होता है, तो नर्स एक रिसीव करती है, वो सारी चीजें हैंड ओवर करती है, फिर उसके बाद ये जो मैंने आपको बताया ये
साइन इन होता है, और उसके बाद तीसरे नंबर पे टाइम आउट होता है कि जब ऑपरेशन शुरू करने से पहले वो दोबारा उन्हीं बातों को कंफर्म करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर साइन आउट होता है। साइन आउट में गॉज चेक होते हैं, साइन आउट के अंदर सारी चीजें देखी जाती हैं कि तो बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन का भी इसी तरीके से है। तो कुछ बातें क्योंकि हमारे सिस्टम में नहीं है तो आपको वो नहीं याद रहती है। आईडी बैंड, ठीक है, पेशेंट का फाइल, क्योंकि फाइल गलत हो सकती है ना, तो आपने फाइल, पेशेंट का आईडी बैंड और पेपर, ये तीनों चीजों को आपस में मैच करना है, ठीक है। तो ये एक एसोसिएटेड आ गया था। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के बारे में आप पढ़ लें, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये एक ट्यूटोरियल है बहुत अच्छा, उसके अंदर ब्लड प्रोडक्ट्स को कैसे स्टोर करते हैं, कैसे पहले क्या चीज़ निकलती है, फिर उसके बाद क्या निकलता है। किसी ज़माने में बहुत साल पहले पढ़ा था, मुझे जितना याद है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, आपको ट्रांसफ्यूजन ट्रिगर्स पता होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद प्लेटलेट के जो एग्रीगेट होता है, एक यूनिट से कितने प्लेटलेट बढ़ते हैं? एक यूनिट सर मेगा यूनिट से 1 लाख है, और नॉर्मल जो 1 यूनिट है उसे 10 to 15,000। एक यूनिट से 5 10 to 15 10,000 सर, 8 से 10,000। वही 5 to 10 है ना, कहीं पे 5 लिखा हुआ है, कहीं पे 10 लिखा हुआ है। 5 to 10 हो गए एक यूनिट से। जो मेगा यूनिट होगा उससे 50 to 100, ठीक है। सिर्फ नाम और अपनी बढ़ा दे, एप्लीकेशन नहीं। ठीक है, समझ आ गई बात। और उसके बाद प्लेटलेट के बारे में बता दिया, क्रायोप्रेसिपिटेट के बारे में बता दिया, प्लेटलेट प्लाज्मा, एफएफपी, ठीक है। अच्छा हाँ, मुझे बताएं कि एफएफपी का क्या अल्टरनेटिव होता है अगर आप इमरजेंसी में देना चाहें। तो एफएफपी के अलावा कोई चीज होती है जो आप दे सकते हैं कोएगुलेशन करेक्ट करने के लिए? विटामिन के सर। विटामिन के तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, आंसर सही है आपका। एक और चीज होती है प्रोथ्रोम्बिन कंसंट्रेट। वेरी गुड, पीसीसी होता है। वेरी गुड। उसमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? तैयबा बताएगी जी। तैयबा आप बताओ, पीसीसी में होता क्या है? सर वो तो नहीं पता। क्यों नहीं पता है? ये बहुत आसान आंसर है। विटामिन के जब दे रहे हैं तो विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर होंगे। वो 5 7 सर 5 7 9 10 फैक्टर 2 7 9 5 7 9 10 होते हैं मेरा नहीं, 2 7 9 10 है। 2 7 9 10 है, ठीक है। अच्छा, इसी से ये एकदम से एक और क्वेश्चन आ गया, ये भी एमसीक्यू है। विच कोएगुलेशन फैक्टर इज नॉट सिंथेसाइज्ड बाय लिवर? फैक्टर 8 है सर। फैक्टर 8 सर। एक और भी है 13 का तो मुझे वॉन विलिब्रेंट भी नहीं बनता इससे। वेरी गुड, वॉन विलिब्रेंट भी नहीं बनता। और एक और भी फैक्टर है कि जो कि लिवर से बनता नहीं है, वो क्या है? वो कोएगुलेशन फैक्टर होता है, मगर इस पे इलेक्ट्रा होगा। वेरी गुड, ये सारा आपका खुदा के लिए पास कर लो इम्तिहान, और सीधे इम्तिहान का जब रिजल्ट आए ना इंशाल्लाह, तो सीधे मोबाइल खरीदने ही जाना है तुमने, ठीक है जी सर, बिल्कुल ठीक है भाई बच्चों। थैंक यू आप लोगों के आने का, और इंशाल्लाह जिंदगी बखैर कल थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी है। थैंक यू सर। और सर सब बात बता दें। जी 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 सर एक मिनट सर, बात डॉक्टर सारा ने लास्ट जवाब कौन सा दिया? मैं नहीं समझा सर। ल्यूको रिडक्शन कुछ लिखा होता है। जी जी सर कुछ ल्यूको रिडक्शन भी लिखा होता है, पता नहीं वो क्या चीज है। वो ल्यूको रिडक्शन होती है, वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं ना, उनकी वजह से फेब्राइल रिएक्शन वगैरह होते हैं, ठीक है। तो कुछ ब्लड होता है जो उसको कुछ प्रोसेस इस तरह किया जाता है कि उसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स काउंट को निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो उसकी वो ल्यूको रिडक्शन होता है, उसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। आप ये ट्यूटोरियल पढ़ें, देखें प्लीज। अपने जो है ना गूगल ड्राइव के लिंक से दोस्ती करें, गूगल ड्राइव के लिंक से दोस्ती करें, ठीक है। मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी जिंदगी को आसान बनाएं, मॉर्गन मनहूस की से दूर हों, टॉपिक ओरिएंटेड पढ़ाई करें। मुझे ये बताइए कि जो हमने डिस्कशन की है, क्या ये किसी एक किताब में लिखा हुआ है? मुझे ये बताएं। नहीं सर, ये कम से कम 3 आर्टिकल्स का आपने दिया है सर। नहीं लिखा हुआ।
शुक्रिया। तो अब ये जाके आपने हॉस्पिटल में लोगों को ना हाथ जोड़ के कहना है कि खुदा के लिए अपनी और अपनी फैमिली के ऊपर जुल्म ना करें, टॉपिक ओरिएंटेड सर पढ़ाई एक एयरवे पे क्लास ले लें। जी बिल्कुल ले लेंगे, मैं तो हाजिर हूँ। मैं तो जितनी कल, अच्छा सुने बात मेरी, सर आपने उस पे एक आर्टिकल भेजा है काफी लंबा चौड़ा। सर माशाल्लाह बहुत अच्छा आर्टिकल है। मैं चाह रही हूँ सर कि वो वाले सारे टॉपिक का कवर हो हमारे डिस्कशन में। अच्छा कल हम लोग 3 बजे, क्योंकि कल मेरी छुट्टी है, तो कल हम 3 to 5, ठीक है, 3 to 5 हम लोग करेंगे, 3 to 5, ठीक है। सर टॉपिक बता दूंगा। ओके सर, 3 ओके to 5। ठीक है सर। ये आपने एक मिनट डॉक्टर सारा, आपने वॉन विलिब्रेंट फैक्टर होता है, फाइब्रोनेक्टिन होता है, फैक्टर 4 है और कैल्शियम है, ठीक है। ये नोट 10 जो है उन्होंने सवाल पूछा है, ये आंसर है उसका, ठीक है। नेक्स्ट टाइम क्रॉस मैच ब्लड टाइप एटसेट्रा पे, ये क्रॉस मैच ब्लड टाइप ये ना ये बहुत ही खतरनाक टॉपिक है, ये मैंने नहीं टच किया। जो चीज नहीं टच की वो मैंने अपनी इज्जत बचाई है। देखें ये जो होता है ना, ये भूल जाता है कि कौन सी चीजें क्रॉस मैच होनी चाहिए, कौन सी चीजें अनक्रॉस मैच दी जा सकती हैं, और क्रॉस मैचिंग में कितना टाइम होता है, ब्लड ग्रुपिंग में कितना टाइम होता है। ये आप ना टॉपिक ट्यूटोरियल से पढ़ें, उसमें आपको इन सारे सवालों के जवाब पता चलेंगे, ठीक है। असल में ये सर इतना डिटेल से वाइवा लेते हैं ब्लड के ऊपर? ये एमसीक्यू वाला दुनिया, आप निकल आए। अब आप जब इंशाल्लाह एफसीपीएस करोगी ना तो तब आएगा ये वक्त दोबारा, इंशाल्लाह। ठीक है। तो अभी ठीक है सर। और सर का जो है तो अच्छा सर, ये जो आपने एक 2-3 आर्टिकल भेजे हैं कोविड पे, तो अभी सर जो अभी रिसेंट है तो उसमें कोई चेंज गाइडलाइंस तो नहीं आई है? हम उसी को प्रिपेयर कर लें, क्योंकि हर दफा कह रहे हैं कोई ना कोई। ऐसा करना, जब वाइवे देने के लिए जाने लगो ना, रास्ते में जब मोबाइल खोल के ना आखिरी गाइडलाइन पढ़ लेना, ठीक है। नहीं सर, सर ये ना सारा ने सर सारा नहीं, you are not going for FRCA, you are going for MCPS my dear। आपके लिए लेकिन सर whatever it is sir, I want to prepare myself, I want to prepare myself for every sort of crisis। कोरोना के कोविड के बारे में भी मैंने कई दफा डिस्कस किया था। पहले मैं आप लोगों को जल्दी से कोविड के बारे में बता देता हूँ। कोविड के बारे में वो आपसे ये पूछेंगे कि कोविड का ट्रांसमिशन कैसे रोक सकते हैं। पहला तो सवाल ये हो सकता है, ठीक है। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस क्या होते हैं, बैरियर मेथड क्या होता है, व्हाट आर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, व्हाट आर एयरबॉर्न इन्फेक्शन, और कितना उसका पोर का साइज होता है, ये सारी चीजें। उसके बाद आप कैसे प्रिवेंशन करेंगे। यू आर डीलिंग विद अ कोविड पेशेंट, हाउ विल यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेंगे, ठीक है। हाउ विल यू इंटुबेट, व्हाट आर द गाइडलाइंस फॉर इंटुबेशन, क्या आपको, तो उसके लिए कि प्रेफरेबली अगर आपके पास वीडियो लेरिंगोस्कोप हो या आपके पास ग्लाइडोस्कोप हो तो उसके अंदर आप उससे फासले पे होंगे। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात ये कि ट्राई टू हैव अ रीजनल एनेस्थीसिया, ठीक है। सर डुअल एपनिया टेक्निक भी होती है और एचएमई फिल्टर भी लगाना होता है आपको। डुअल एपनिया यानी आपने अपना भी सांस रोकना है और पेशेंट का तो एपनिया हो ही जाता है, ठीक है। आप उसमें मास्क वेंटिलेशन ना करें ज्यादा, ठीक है। तो ये सारी चीजें। अच्छा उसके बाद आपसे वो ये पूछेंगे कि भाई ये कोविड का जो पेशेंट है उसको एस्टेब्लिश हो गया है नमूनिया, उसके ना क्या क्या प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस हैं। तो देखें, एक ज़हन में रखें बात के जो जर्नल आईसीयू की केयर है ना, वो एक फार्मूला पता नहीं क्या उसका, मुझे तो दिमाग से निकल गया। जनरल आईसीयू की केयर का क्या, फास्ट हग सर, फास्ट हग। तो फास्ट हग आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, एक बात हो गई। उसके बाद एक्स्ट्रा इसके पेशेंट में क्या होता है, इस पेशेंट के अंदर वही वैप है, वही नमूनिया है, वही सेप्सिस है। इनमें प्री ऑप जो है सुना है उसी दिन करते हैं जी। एक मिनट रुको। और जो दूसरी बात ये है कि इस पेशेंट के अंदर थ्रोम्बोसिस होता है, ठीक है, इंट्रावेस्कुलर थ्रोम्बोसिस होता है, टी डायमर्स बढ़ते हैं और रेजिस्टेंट हाइपोक्सिया होता है, जो किसी भी तरीके से, क्योंकि ब्लड कैरिंग कैपेसिटी में प्रॉब्लम हो रही होती है, ठीक है, वो सॉरी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, तो इस वजह से हाइपोक्सिया होता है। दैट इज द थिंग्स विद, और वो आपसे पूछ सकते हैं नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन के बारे में, ठीक है। तो नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन में ट्रांसमिशन के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। तो ये आपको दोनों चीजों उसमें देखना होता है कि क्या, क्योंकि जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ के हिसाब से कई हॉस्पिटल्स में नहीं किया जाता, इंट्यूबेट किया जाता है अर्ली, इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट है दोनों में। लेकिन जाहिर बात है उसके अंदर प्रोन पोजीशन करके आप ऑक्सीजनेशन इंप्रूव कर सकते हैं। आखिर में कौन सी चीज आएगी जिसमें निश्चित, एक्मो
वेरी गुड। निश्तर हॉस्पिटल के वाइस चांसलर, बेहतरीन सर्जन, बेचारे वो नहीं सरवाइव कर सके उससे, ठीक है। लेकिन बहरहाल हाँ जी 3 PM पाकिस्तान टाइम नहीं भाईजान, ये पाकिस्तान 3 PM पाकिस्तान टाइम, यस। सर पता चला 5 बजे आ गए। नहीं 3 बजे दोपहर को, ठीक है। ओके भाई, टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू।